हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का हमारे चैनल सरताज सर 123 पे बहुत बहुत वेलकम। आइए स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10th का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो 10th क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक होगी, फिर उसके क्वेश्चन, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और उसकी सारी एक्सरसाइज को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है तो इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। और त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री मतलब जिसमें हम यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नो मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसमें कहा जाता है कि ऐसी हमें शेप के बारे में पढ़ना, एक ऐसी डायग्राम के बारे में पढ़ना, एक ऐसी आकृति के बारे में पढ़ना जिसके पास 3 कोण होते हो। ठीक है, तो 3 कोण वाली आकृति क्या, इसका मतलब है त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिकोणमिति, और मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो यानी हम एक ऐसे आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में, जिसको हम कह रहे हैं कि 3 कोण वाली आकृति, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं त्रिभुज। तो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति जो होती है उसमें जो त्रिभुज लिया गया वो त्रिभुज लिया गया राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हम यहाँ पर उस ट्रायंगल, हर सारे ट्रायंगल के लिए नहीं लगाया जाएगा ये, या सारे ट्रायंगल के लिए ये नहीं होता। इसमें इसको लिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज को। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सभी को पता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना कंपलसरी है, अनिवार्य है, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये 2 एंगल कुछ भी हो सकते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये एक एंगल कम से कम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। देखिए 3 कोण है, इसलिए तो कहा गया त्रिकोणमिति, इसलिए इसको शामिल किया गया। ठीक है, अब जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इसमें हमको पढ़ना है, इसका मतलब है कि पूरी त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना भी जरूरी होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होती है उनको क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं उसमें 3 साइड होती है। ठीक है, तो अभी मैं इसका नाम दे देता हूं। जनरल मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो एक एंगल क्या, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, और ध्यान रखिएगा इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ रहे हैं वो किसी एंगल और साइड के बीच में एक रिलेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोण और भुजाओं के बीच एक रिलेशन को पढ़ा जाता है। उसी से आएंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने हैं ये मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं, पहले इसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस, और हिंदी में हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि मैं इस एंगल के लिए कंसीडर कर रहा हूं, मान लेता हूं मैं थीटा का एंगल ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो इस एंगल के लिए यदि मैं कंसीडर करूं तो एंगल मतलब जिसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं वो एंगल, और 90 डिग्री जिस साइड में आएगा वो साइड जो है वो बेस कहलाएगा। ठीक है, बेस कहलाएगा, हिंदी में इसको बोलेंगे हम आधार। ठीक है, और थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर, यानी हम बोल सकते हैं इसको लंब, परपेंडिकुलर। आया समझ में? तो तीनों साइड समझ में आई। ये क्या हो गई, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, और 90 डिग्री जिन 2 भुजाओं के बीच में बना है वो दोनों भुजा, एक लंब होगी और एक आधार होगी। अब ये लंब और आधार डिसाइड कौन करेगा? यदि थीटा है तो थीटा डिसाइड करता है कि लंब और आधार क्या, और थीटा नहीं है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में कोई थीटा नहीं आता, तो पाइथागोरस थ्योरम में इसको किसी को भी लंब और आधार लिया जा सकता है। लेकिन जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, तो उसमें थीटा होगा, एंगल होगा, एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो एंगल के अकॉर्डिंग हम वहां पर परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। आया समझ में? यानी यहां पर यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इसके जस्ट सामने है। और ये थीटा और 90 डिग्री जिसमें बना वो क्या, बेस। अब यदि यही ट्रायंगल है, मान लेते हैं हम, ये 90 डिग्री था, ठीक, और थीटा मान लो ये हो जाता,
ठीक है, ये तो हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से सामने है, ठीक है, ये कर्ण ये तो फिक्स रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, लेकिन थीटा ये है और 90 डिग्री ये है, यानी ये इस भुजा पे दिख रहा है, तो ये अब इसके लिए क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है, ये अब क्या बन जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरीके से वर्टिकल यदि कोई भुजा दिखती है, वर्टिकल यदि कोई साइड दिखती है तो वही लंब होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये अब जे थीटा के सामने है तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, यानी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही ना? तो वो ट्रायंगल के इस साइड में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, 9-10 के बच्चे में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ये लंब क्या है, बेस क्या है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है ट्रायंगल, क्योंकि यदि हम इसको चालू करेंगे और यदि यही समझ में नहीं आएगा तो फिर हमें बहुत दिक्कत आती है पढ़ने में, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स हैं उनको क्लियर हो गए होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा और, है ना। अब जब हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आता है तो हमें एक भैया याद आते हैं, यानी एक साइंटिस्ट है, मैं भैया बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। तो वो भैया कौन है? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस भैया, इसको पाइथागोरस थ्योरम बनी। और पाइथागोरस थ्योरम शायद मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि हिंदी बोले तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ये हो गया कर्ण हाइपोटेनस। अब यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूं, है ना, तो इसके आधार पर ये क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? आधार। और इसके अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जहां यूज होगा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका इस्तेमाल हमको यदि जरूरत पड़ती है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। 9th में थोड़ा सा और डिस्कशन आपने किए होंगे, है ना। मैं 10th की बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं आज जनरल इंट्रोडक्शन लेकर इसलिए आया ताकि आपको पुरानी बातें जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो थोड़ी सी तरोताजा हो जाए, ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब इसके बाद हमने अब त्रिकोणमिति जब हम पढ़ रहे हैं, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें पहला जो आता है वो आता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं, है ना। कौन कौन से दिए गए हैं? साइन थीटा, यानी एंगल, किस एंगल को अपन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर? थीटा। साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ठीक है, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठवा ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ठीक है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है तो किसी त्रिभुज के लिए, यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। यहां बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ये है मेरे पास राइट एंगल, ये मैं ले लेता हूं थीटा, ये हो गया ए बी और सी, ठीक है। अब इसका जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हिंदी में बोलेंगे हम तो ये हो जाएगा लंब बटे ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉस को भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो ये परपेंडिकुलर हो गया इस थीटा के लिए, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। यानी साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बताने का काम कौन कर रहे हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कर रहे हैं, ठीक है। रेशो अनुपात इसलिए कहा गया, अनुपात है कि नहीं, रेशो है कि नहीं, ठीक है। 2 भुजाओं का रेशो है, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी हम कह सकते हैं आधार बटे काट, ठीक है। इसी तरीके से आप टेन को भी लिख सकते हैं, ये 9th क्लास में शायद आपने पढ़े होंगे, है ना, ठीक है। तो टेन कॉट सबकी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में ना लिख के मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, एक तरीका बता देता हूं जिससे हम इन फॉर्मूले को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये 6 हैं, अच्छे से ध्यान रख लीजिए, एक बार देख लीजिए, और यदि याद नहीं आ रहा हो या भूल जाते हो तो उसको लिख लीजिए जल्दी से। हिंदी वालों के लिए पहले मैं बता देता हूं, हिंदी वालों के लिए एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको।
इसको बोलते हैं लाल बटे कण का, ठीक है। यहाँ पर एल जो है वो लंब, ए जो है वो आधार और के जो है वो कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा हिंदी वाले, ठीक है। तो पहला वाला जो रेशो दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को। देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लिखा था ना मैंने, लंब बटे कर्ण, समझ में आया। अब देखो ये आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कॉस, ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अब उल्टा चलेंगे तो यहां से यहां लिखा, तो ये कॉट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कॉट के लिए यहां से स्टार्ट करना है, आधार बटे लंब, यानी इधर से ऐसा, ठीक है। कॉट के बाद यहां पर क्या जाएगा, ये sec थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और ये cosec थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। आया समझ में स्टूडेंट्स, ठीक। यानी sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। आया समझ में। चलिए अब हिंदी वाले हो गया, तो इंग्लिश वाले के लिए बता देता हूं मैं थोड़ा सा। इसके लिए एक तरीका बनाया है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रख सकते हैं इसको तो, है ना, ठीक। P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन हो गया। यहाँ पर क्या जाएगा कॉट, यहाँ क्या जाएगा सेक, यहाँ क्या जाएगा कॉसेक। याद आया कुछ? तो ये पूरे फॉर्मूले हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इस पे। तो मुझे जनरल जो इंट्रोडक्शन मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में दिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशो के फॉर्मूलेज मैंने बताए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और पुरानी बातें कुछ याद आई होगी, है ना। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने ये जनरल चीजें जो बताया ये अच्छे से आप नोट करें और फिर हम ये तो एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, है ना। इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें बहुत सारी बातें जो हमको काम आने वाली वही बताई जाएगी और फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। यदि आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी मेथड से, बहुत आसान तरीके से यदि मैथ्स पढ़ना है तो हमसे जुड़ें और हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करें और आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराएं। तो बस मैं यही कहूंगा कि आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपका हमें फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बस मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी आपकी यदि लगता है कोई टॉपिक है जिसमें दिक्कत जा रही है तो आप हमें जरूर बताएं, हम उस टॉपिक में भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम हमारे साथ जुड़ें और मैथ्स को फुल एंजॉय के साथ सॉल्व करना सीखें। थैंक यू।